विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति क्या है, यानी विश्व मानचित्र उस पर भारत की स्थिति। भारत में विश्व उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व की दृष्टि से किस गोलार्ध में भारत विश्व में है, वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि अक्षांश विस्तार है, वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। और पश्चिम से पूर्व तक का भारत का देशांतरी विस्तार है, वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। देखो, अक्षांश रेखा वो रेखा होती है जो आडी रेखा होती है, ये होती है अक्षांश रेखा। और जो खड़ी रेखा होती है इसे कहते हैं देशांतर। तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, ये ठीक कर ली। भारत का देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री होने के कारण इसके पूर्व पश्चिम भाग के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पड़ता है। आप जानते हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से भारत का मानक समय माना जाता है, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को क्या माना जाता है, मानक समय। ये इसे भारत का मानक समय माना जाता है। देखो, अक्षांश से हमें क्या ज्ञात होती है, अक्षांश से दूरी ज्ञात होती है, ठीक है। और देशांतर से समय की गणना होती है। देशांतर से किसकी समय की गणना होती है, ये ध्यान में रखना। जो इलाहाबाद के निकट से गुजरती है, नैनीताल है, वहां से गुजरती है, ठीक है। अब एक बार हम पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, क्या आप जानते हैं जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का क्या है, दूसरा बड़ा देश है, जहां विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% भाग है। यानी ये विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% भाग है, वो पाया जाता है। यानी कुल जनसंख्या का 17.5% भाग पाया जाता है। यदि क्षेत्रफल का पूछ ले तो 12.5% भाग, ठीक है। अब देखो, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा देश है, 7वां। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, भारत का कुल क्षेत्रफल है वो 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण विश्व के स्थल भाग के 2.47% भाग पर फैला है। जो संपूर्ण विश्व के स्थल भाग के 2.47% भाग पर फैला है। भारत का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है। यानी उत्तर में तो कहाँ से, उत्तर में तो जम्मू कश्मीर से, और दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु तक 3,214 किलोमीटर और 3,214 किलोमीटर है। यानी जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो कितनी है, वो 3,214 किमी है, 3,214 किमी है, ठीक है। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से, यहाँ से तो यानी ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम, ठीक है। यहाँ से तो अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक, यहाँ गुजरात तक, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक 2,933 किलोमीटर है। ये इसकी लंबाई कितनी है, 2,933 किलोमीटर है, 2,933 किलोमीटर है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान क्या है, सबसे बड़ा क्या है, राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। जबकि गोवा सबसे छोटा राज्य है, और गोवा क्या है, छोटा राज्य है, छोटा राज्य। गोवा कौन सा, छोटा राज्य है, ठीक है। प्रशासनिक क्रियाकलापों को सुविधाजनक बनाने के लिए देश को 29 राज्यों 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। यानी 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली, भारत की राजधानी कौन सी है, दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली है।
और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन कर 29वां जिला 29वां 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन कर 29वां राज्य तेलंगाना बनाया गया। प्रशासनिक कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य को पुण्य जिलों में विभाजित किया गया। भारत के भौतिक प्रदेश हैं, इनको पढ़ते हैं। यानी भारत के भौतिक प्रदेश कौन कौन से? भारत एक विशाल देश होने के कारण इसमें अनेक भौतिक विविधताएं विद्यमान है। कहीं ऊंचे पर्वत तो कहीं समतल मैदान है, और कहीं आसमान पठार तो कहीं तटीय मैदान है, कहीं मरुस्थल है तो कहीं। अतः भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है, जो निम्न प्रकार से है। तो भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। एक है उत्तर और उत्तरी पूर्व पर्वतीय प्रदेश, यानी हिमालय पर्वत। दूसरा है हमारा गंगा का मैदानी प्रदेश, और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, थार का मरुस्थल और द्वीप समूह। ये है, तो हम इसको देखते हैं। इनमें से तटीय मैदानों का अध्ययन हमने कक्षा 7 के अध्याय 7 में विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन में किया है। थार के मरुस्थल का अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। आइए अन्य प्रदेशों का अध्ययन हम इस अध्याय में करते हैं। तो पहला हमारा था उत्तरी और उत्तरी पूर्व पर्वतीय प्रदेश। भारत के उत्तर और उत्तरी पूर्व भाग में लगभग 2500 किलोमीटर लंबी हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है। भारत के उत्तर और उत्तरी पूर्व भाग में लगभग 2500 किलोमीटर लंबी हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है। ये विश्व की सबसे ऊंची और नवीन पर्वत श्रृंखला है। ये विश्व की क्या सबसे ऊंची और नवीन पर्वत श्रृंखला है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी यहीं स्थित है। ऊंचाई के कारण इसका अधिकांश भाग बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे हिमालय हिम प्लस आल्य अर्थात बर्फ का घर कहा जाता है। इसलिए हिमालय को क्या कहा जाता है? बर्फ का घर कहा जाता है। हिमालय पर्वत दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम से 3 समांतर श्रेणियों में विस्तृत है। तो देखिए, पहला है शिवालिक, मध्य हिमालय और हिमालय सबसे उत्तर में हिमाद्री और वृहद हिमालय में बंटा हुआ है। तो ये कितने भागों में बंटा हुआ है? देखियो, पहले हमने पढ़ा शिवालिक, मध्य हिमालय, ठीक है, हिमालय, मध्य हिमालय या इसे कहते हैं हिमालय, और सबसे उत्तर में है हिमाद्री। हिमाद्री यानी इसे कहते हैं वृहद हिमालय। शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय और वृहद हिमालय, ये 3 श्रेणियों में विभाजित है। उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत हिमालय की श्रेणियां दक्षिण दिशा में मुड़कर पूर्वोत्तर की असम म्यांमार पर्वत श्रेणी की पटकोई और नागा पहाड़ियों में मिल जाती है। नागा पहाड़ियों में क्या है? मिल जाती है। अब देखो, हमारे देश में कृषि अन्य आवश्यकता हेतु सतत जलापूर्ति के लिए इन पर्वत श्रेणियों का महत्वपूर्ण योगदान है। हिमालय पूर्वोत्तर पर्वत श्रृंखलाओं की स्थिति एवं बनावट जो हिंद महासागर से आने वाली आर्द्र मानसूनी पवनों को रोककर भारत में वर्षा कराने में सहायक है। हिमालय और पूर्वोत्तर हिमालय पर्वत श्रृंखला की स्थिति और उसकी बनावट हिंद महासागर से आने वाली जो आर्द्र मानसूनी पवनें होती है, उनको रोककर क्या कराती है? भारत में वर्षा करवाती है। भारत में क्या करती है? वर्षा करवाती है। भारत के अधिकांश भूभाग पर मानसूनी पवनों से वर्षा होती है, और जो भारत का अधिकांश भाग है उस पर मानसूनी पवनों से क्या होती है? वर्षा होती है। इन पर्वतीय देशों में उत्तर और पूर्वोत्तर भारत की सभी सदानीर नदियां का उद्गम स्थित है। भारत के उत्तर और पूर्वोत्तर यानी उत्तर और पूर्वोत्तर इस भाग में क्या स्थित है? सदानीर नदियां, इनका उद्गम यानी नदियों का क्या है? उद्गम स्थित है। सदानीर नदी को हम कहते हैं कौन सी? अभी हम उस नदी को कहते हैं
गंडक के नाम से जानते हैं, उस नदी को किस गंडक के नाम से जानते हैं। जल संसाधन से संपन्न ये पर्वतीय प्रदेश कई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के जनक है, जिसने जिनसे बिजली, सिंचाई, सघन जनसंख्या वाले शहरों के लिए जल का प्रबंध होता है। यहाँ की वन संपदा अभूतपूर्व जैविक विविधता और संयोज्य हुए हैं। इनकी ढलानों पर चाय फलों के विस्तृत बागवान हैं, तो निम्न घाटियों में फूलों और सब्जियों के खेत हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली जड़ी बूटियों की मांग समस्त विश्व में है। पर्यटन के प्रमुख केंद्र यहाँ स्थित है। इस क्षेत्र के निवासियों की जो आजीविका है, यहाँ की जल और वन संपदाओं पर निर्भर है। यानी यहाँ के निवासियों की आजीविका किस पर, जल और वन संपदा पर है, निर्भर है। इन प्रदेशों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अन्य संसाधनों के अति दोहन के कारण यहाँ भूस्खलन, मृदा का तीव्र अपरदन आदि से पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी इन प्रदेशों में वनों की अंधाधुंध क्या होती है, अंधाधुंध कटाई होती है, और संसाधनों का क्या होता है, अति दोहन होता है। इस कारण यहाँ भूस्खलन और मृदा का तीव्र अपरदन ये होता है, और इससे पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर क्या पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक और मानवीय संपदा से संपन्न ये प्रदेश अनियोजित और विचारहीन मानवीय क्रियाकलापों के कारण विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और पर्यावरणीय अविनयन से ग्रसित है। आओ करके देखें। अपने शिक्षक की सहायता से भारत और भौतिक मानचित्र में देखकर क्रम से दक्षिण से उत्तर की और हिमालयों की श्रेणियों को पहचानी, और इन श्रेणियों में सबसे दक्षिण उत्तर में स्थित श्रेणियों के नाम लिखी। अब देखो, दूसरा हमारा जो भौतिक प्रदेश था वो गंगा का मैदानी प्रदेश था। हिमालय के समांतर दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश स्थित है। ये गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा हिमालय से बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है। नवीन जलोढ़ मिट्टी के कारण ये भारत का सबसे उपजाऊ भाग है, और नवीन जलोढ़ मिट्टी के कारण ये भारत का सबसे उपजाऊ भाग है। भारत में सर्वाधिक कृषि इसी मैदान में की जाती, इसे भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। तो गंगा के जो मैदानी प्रदेश है, गंगा के मैदानी प्रदेश को भारत का क्या कहा जाता है, अन्न का भंडार कहा जाता है। इस मैदान में स्थित अपेक्षाकृत ऊंचे भाग जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, वहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे बांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। इसके उदाहरण मुख्यतः मैदान के पश्चिमी हिस्से में देखे जा सकते। इसके विपरीत ऐसे निचले भाग जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचकर नवीन जलोढ़ मिट्टी बिछाता है, उसे खादर कहते हैं। देखिए, खादर और बांगर क्या है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उसे बांगर कहते हैं। यानी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। और नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखो, इसकी उदाहरण मुख्यतः मैदानी पूर्वी हिस्से में है। हिमालय पर्वत पर्वतीय क्षेत्र में कंकड़ पत्थर से निर्मित पतले मैदानों को भाबर कहा जाता है। भाबर किसे कहते हैं, भाबर हिमालय में पर्वतपदीय क्षेत्र में कंकड़ पत्थर से निर्मित पतले मैदान, यानी कंकड़ और पत्थर से निर्मित पतले मैदानों को क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। दलदली मैदान को तराई कहा जाता है। दलदली मैदान को क्या कहा जाता है, तराई कहा जाता है। यहाँ पर देखिए क्या इंपोर्टेंट है, बांगर किसे कहते हैं, और खादर किसे कहते हैं, और भाबर किसे कहते हैं, और तराई किसे कहते हैं। तीनों पढ़ लिया, चारों ये इंपोर्टेंट है। प्राचीन काल में विभिन्न नदी घाटी सभ्यताओं की उत्पत्ति विकास इन्हीं मैदानों में हुआ है। सतलज उपजाऊ मिट्टी अनुकूल और पर्याप्त वृष्टि के कारण भारत की सर्वाधिक जनसंख्या इन मैदानी भागों में रहती है। इसी मैदानी भूभाग में परिवहन व उद्योग का काफी विकास हुआ है। परिवहन और उद्योग का क्या हुआ,
काफी विकास हुआ है। अब देखो 2 नंबर पर हमारा दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार आता है। दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार ये गंगा के मैदान के दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति में दक्षिण का पठार स्थित है, जिसे भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, इसे भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। इसकी उत्तरी सीमा पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। उत्तर पश्चिम में अरावली है, और उत्तर पश्चिम में क्या है? अरावली। उत्तरी सीमा पर विंध्याचल पर्वतमाला है, उत्तर पश्चिम में अरावली, और पश्चिम पश्चिम में क्या है? पश्चिम में पश्चिम घाट की पहाड़ियां है और स्थित है, जिसे सिंहाद्री कहते हैं। पूर्व में पूर्वी घाट की पहाड़ियां के अपरदित अवशेष हैं। दक्षिण में नीलगिरी अन्नामलाई पर्वत स्थित है। दक्षिण में अन्नामलाई पर्वत स्थित है और नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं। पथरीले उबड़ खाबड़ धरातल वाले इस क्षेत्र में कई छोटे पठार जैसे दक्कन, छोटा नागपुर के पठार पर्वत स्थित है। भारत की अधिकांश खनिज संपदा इसी पठार में पाई जाती है। दक्कन के लावा पठार की उपजाऊ मिट्टी हमारे देश में कपास के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। कपास के उत्पादन के लिए दक्कन लावा पठार की उपजाऊ मिट्टी है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और प्रायद्वीपीय भारत के तटीय इलाकों में दक्षिण पठारी प्रदेश के दोनों तटीय मैदान स्थित हैं। प्रायद्वीपीय भारत के जो तटीय इलाके हैं वहां पर दक्षिणी पठारी प्रदेश के दोनों और तटीय मैदान स्थित है, जिनका निर्माण यहाँ की विभिन्न पर्वत श्रेणियों से निकली नदियों और समुद्री क्रियाओं द्वारा हुआ है। इस क्षेत्र की महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा आदि नदियों ने लगातार अपरदन और निक्षेपण क्रियाओं द्वारा अपनी घाटियों में विस्तृत मैदानों का निर्माण किया है। पठार के आंतरिक क्षेत्रों में वर्षा की कमी, अनियमितता के कारण कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर भी जल संचयन की पारंपरिक पद्धति और सिंचाई साधनों का विकास और शुष्क कृषि के वैज्ञानिक तकनीक में विस्तार के कारण यहाँ कृषि की वर्षा पर निर्भरता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। फलस्वरूप कृषि उत्पादन में आशा वृद्धि हुई है। यानी कृषि उत्पादन में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। प्रदेश के कुछ इलाकों में घनी वन संपदा है। रबड़, चाय, कॉफी के बागवान के अलावा यहाँ प्रदेश में मसाले के लिए मशहूर है। मध्यकाल से ही भारत की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध मसालों की पश्चिमी एशिया तथा यूरोप के व्यापारियों को आकर्षित किया है। देश की अधिकतर जनजाति आबादी विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल, छोटा नागपुर और सह्याद्री की पहाड़ियों तथा वनों में रहती है। ठीक है, पीछे हमारा एक पॉइंट है, ये पढ़ लेते। क्या आप जानते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन और सबसे कठोर भौतिक प्रदेश है। विश्व की सबसे पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला इसी पठार का हिस्सा है। यानी कि आप जानते हैं कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है वो भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन कठोर भौतिक प्रदेश है। विश्व की सबसे पुरानी जो अरावली है वो इसी पठार का हिस्सा है। अब देखो द्वीप समूह है। द्वीप समूह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भारत की द्वीप समूह स्थित है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में क्या स्थित है? भारत की द्वीप समूह स्थित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित 247 द्वीपों का समूह अंडमान निकोबार कहलाता है। यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित जो 247 द्वीपों का समूह है वो अंडमान निकोबार कहलाता है। उत्तरी द्वीपों के समूह को अंडमान और दक्षिणी द्वीपों के समूह को निकोबार कहा जाता है। अंडमान के बेरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। इंदिरा पॉइंट है वो भारत का दक्षिणतम द्वीप है। भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों का समूह लक्षद्वीप कहते हैं। यानी अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों का समूह क्या कहलाता है? लक्षद्वीप कहलाता है। और लक्षद्वीप का अर्थ है 1,00,000 द्वीप। लक्षद्वीप का अर्थ क्या है? 1,00,000 द्वीप। पर्यटन की दृष्टि से ये द्वीप बहुत प्रिय है। पर्यटन की दृष्टि से लक्षद्वीप है वो बहुत प्रिय है। अब देखो सांस्कृतिक परिदृश्य। सांस्कृतिक परिदृश्य क्या है?
कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक भारत एक अनूठा और विविधताओं से भरा देश है। मानव जीवन जीने के ढंग को सांस्कृतिक कहा जाता है। यानी मानव की जीवन जीने का ढंग क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाता है। भारत यानी मानव का जो जीवन है, उस जीवन को जीने का ढंग है, किस प्रकार जीवन जिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। सभ्यता मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति का सूचक है। यानी मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति का सूत्र क्या है? सूचक कौन सा है? तो वो सभ्यता है। जबकि संस्कृति है वो मानसिक क्षेत्र की प्रगति का द्योतक है। यानी मानसिक क्षेत्र की प्रगति का द्योतक कौन सा है? तो वो संस्कृति है। और मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति का जो सूचक है वो कौन सी? सभ्यता है। अर्थात हमारे रहन सहन, सोच विचार, पहनावा, खान पान, नृत्य, संगीत, धार्मिक विश्वास, दर्शन, भाषा, साहित्य आदि का मिला जुला ताना बाना ही संस्कृति है। यानी हमारे जो रहन सहन है, सोच विचार है, पहनावा है, खाना और पीना है, नृत्य संगीत है, धार्मिक विश्वास है, दर्शन, भाषा, साहित्य आदि का सम्मिलित रूप क्या है? संस्कृति है। ये सांस्कृतिक विविधताओं ही हमारी विरासत है। क्या है? हमारी विरासत है। अब देखो भाषा। भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार 122 भाषा और 234 मातृभाषा है। यानी 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 142 भाषाएं और 234 मातृभाषाएं हैं। इनमें से 22 भाषाओं को संवैधानिक दृष्टि से अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। यानी एक जो इन भाषाओं में से 22 भाषा है वो संविधान में उल्लेखित है। ये भाषाएं देश के विभिन्न प्रांतों और समुदाय की प्रमुख भाषा। मातृभाषा वे भाषा है जिसका उपयोग व्यक्ति के बचपन में बात करने के लिए किया है। हमारे देश के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे पंजाब में पंजाबी, उड़ीसा में उड़िया, तमिलनाडु में तमिल और महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती। कई भाषाएं बहुत छोटे समुदाय द्वारा बोली जाती है। देश में भाषाई विविधता को देखते हुए आजादी के बाद भी अधिकतर राज्यों में को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया ताकि हर राज्य आधिकारिक रूप से प्रदेश की आम जनता की भाषा में सरकारी कामकाज कर सके। धर्म। भारत में विश्व के प्राय सभी धर्म और धार्मिक संप्रदाय के अनुयायी रहते हैं। इनमें प्रमुख हिंदू रहते 78.8% और मुसलमान 14.2%, ईसाई रहते 2.3%, सिख रहते 1.7% और बौद्ध रहते 0.7%, जैन रहते 0.4%। हिंदू, जैन और सिख धर्मों के अनुयायी मुख्यतः भारत में ही निवास करते हैं। विश्व की कुल मुसलमान आबादी का एक बड़ा भाग भारत में रहता है। भारत कई धर्मों का जन्म स्थल भी है। जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख आदि विभिन्न धर्मावलियों की उपस्थिति भारत की सांस्कृतिक विविधताओं को समृद्ध बनाती है। यानी भारत में सभी धर्म के लोग निवास करते हैं। जनजाति समय आदिकाल से जब विभिन्न मानव समुदाय भारतीय उपमहाद्वीपों में पहुंचे तो धीरे धीरे समस्त भारत में विस्तृत हुए। तब भारत के विस्तृत और विविध भौगोलिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक घटनाओं के कारण कुछ समुदाय दुर्गम स्थानों में जाकर बस गए। ये दुर्गम स्थान पहाड़ जंगल में स्थित है। कालांतर में प्राकृतिक दुर्गमता के कारण उन पर नदी घाटियों में विकसित हो रही है सभ्यताओं का आंशिक प्रभाव पड़ा है वो इनके कारण पड़ा है। इसके कारण सामाजिक विकास की प्रक्रिया में वे मैदान में बसे कृषक नगरीय समाज के मुकाबले पिछड़ गए। ऐसे समुदाय जो दुर्गम इलाकों में रहते हैं उन्हें भारत में जनजाति कहते हैं। गोंड, भील, सैंताल, ओरावा, सहरिया, नागा, मीरी आदि, डाफला आदि कई जनजातियां समूह पश्चिम में गुजरात, राजस्थान से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल तक और पूर्वोत्तर राज्यों में रहते हैं। मैदानी क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति नगण्य है। भारत
सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से ये देश का सबसे कमजोर समुदाय है। विविधता में एकता। भारत में अनेक सांस्कृतिक विविधताएं हैं, फिर भी जरूरत इस बात की है कि हम चाहे किसी भी महजब, भाषा, जाति, समुदाय के हो, दूसरों की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। भारत में इतने अधिक भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधताएं होने के बावजूद भी ये एकता के सूत्र में पिरोया हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि अनेकता में एकता भारत की क्या है, विशेषता है। अब शब्दावली पढ़ लेते। प्रदेश। प्रदेश समान विशेषता वाले विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं, प्रदेश कहलाते हैं। दुर्गमित, जहां आसानी से जाया ना जा सके वो दुर्गमित है, यानी पहाड़ है, जंगल है। धर्मावलंबी, ये क्या होता है, किसी धर्म विशेष को मानने वाला, यानी किसी धर्म विशेष को क्या करने वाला, मानने वाला। आजीविका, जीवन निर्वाह के लिए किए गए कार्य क्या कहलाता है, आजीविका। बहुउद्देशीय, अनेक उद्देश्यों को पूरा करने वाला, बहुउद्देशीय।